वंदे मातरम साथियों। मैं आज ग्वालियर गौशाला में हूँ। ग्वालियर की या कहें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। इस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए ये मुझे लगता है गौमाता यहाँ पर लगभग 12,000 गौशाला गौमाताएं हैं। जिन गौमाताओं के बीच में रहकर मुझे ये कल से एक चिंतन हुआ कि जो नूरा कुश्ती मैंने इस वीडियो का टॉपिक रखा है वो क्यों है। वो नूरा कुश्ती केवल इसीलिए क्योंकि मैंने न्यूज़ पढ़ी यहाँ पर अखबार में, जिसमें ये कहा गया कि गूगल अब जो है वोडाफोन और आइडिया का जो हिस्सेदारी है गूगल को मिलने वाली है, उस पर बातचीत चल रही। तो रिलायंस जो ये जियो है, जियो में फेसबुक को पहले ही हिस्सेदारी मिल चुकी है। अब गूगल जो है वो वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी लेना चाहता है। तो हो क्या रहा है, मैंने बहुत वर्षों से ये बात मुझे पता भी थी और ये हो भी रहा था कि बहुत वर्षों से आप कभी भी देखिए भारत के बाजार में या दुनिया के बाजार में, मान के चलिए कि हमेशा कोई भी उत्पाद वाली जो कंपनियां हैं वो केवल लगभग दो ही कंपनियां मुख्य रूप से जो है वो मार्केट में खेलती हैं, जैसे पेप्सी, कोको कोला। आप देखेंगे फेसबुक और गूगल, ऐसे ऐसे एक मील वाउचर मिलते थे, सोडेक्सो और एकॉर नाम के थे दो। इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य रूप से आप देखेंगे कि दो, जैसे अभी मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और कुछ एक दो कंपनियां जो खाने पीने में हो चाहे और चीज़ों में हो, दो ही, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। इस तरह से कुछ ही कंपनियां, जो दो ही कंपनियां जो है वो ऊपर खेलती हैं मुख्य रूप से। हमें जिनके बीच में चुनना होता है, वो बाकी सब विकल्प जो है वो समाप्त कर देती हैं। हमें जो है वो चुनना होता है कि इनमें से ही हमें किसी की सर्विसेज प्रयोग करनी है। ऐसे ही अब हो रहा है कि फेसबुक और गूगल की अब हमारा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी दो खैमों में बट के रह जाएगी, जिसमें फेसबुक और गूगल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और इन फेसबुक और गूगल का जो है पूरा का पूरा जो नियत है वो हमने कोरोना के इवेंट में देख लिया है कि किसी व्यक्ति के वीडियो, जैसे डेविड आइक जैसे व्यक्ति का वीडियो जो है वो यूट्यूब से और फेसबुक सब जगह से डिलीट कर दिया गया 24 घंटे के अंदर अंदर। मतलब ये दोनों के दोनों अलग नहीं हैं। ये दोनों जब किसी षड्यंत्र को में बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनको करनी होती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं। और ये दोनों जो हैं यूट्यूब से वीडियो हटाना या और प्रकार के प्रतिबंधित जो प्रतिबंध लगाना, वो सब ये करते हैं। तो हमें लगता है कि अब जो भारत जो है एक ऐसी गुलामी में जा रहा है, जिस गुलामी में, यदि मैं आपको एक इस छोटी सी बात बताऊं, जैसे हर 10 वर्ष में आप देखेंगे कि दुनिया में एक बड़ा ही मेजर क्राइसिस वाली कोई सिचुएशंस आती हैं जिससे दुनिया में कुछ एक फर्क पड़ता है, कुछ दुनिया एक दिशा की तरफ जाती है। जैसे आप देखेंगे तो मैं अगर 1990 के आसपास शुरू करूं तो ईरान इराक वॉर हुई। ईरान इराक वॉर में जो है वो काफी जो तेल का और दुनिया में जो बड़े जो है युद्ध के जो है पूरा एक माहौल बना। उसमें फिर उससे पहले सोवियत रूस का भी जो है वो पूरा का पूरा टूटा गया। जैसे सोवियत रूस में गोर्बाचोव को जो है शांति पुरस्कार दे देकर ऐसे चने के झाड़ पर उसे चढ़ाया गया कि पूरा सोवियत रूस उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये एक घटना हुई। उसके बाद आप देखेंगे 10 वर्ष के आसपास जो है वो हुआ 9/11 की घटना, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है वो विमानों से हमला हुआ, जिसमें ओसामा बिन लादेन को तथाकथित रूप से कहा गया कि उसने किया है। वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बाद में साबित हुआ कि जो अमेरिका ने खुद पे अटैक करवाया था। तो उसके बाद भी दुनिया एक दिशा में जो ले जाना चाहते थे वो बढ़ी। उसके बाद 2010 के आसपास जो आप देखेंगे तो स्वाइन फ्लू का आया, जो एक प्रकार से पहली बार दुनिया में जो है किसी वायरस को लेकर बहुत एक हाहाकार सा मचा। उसके बाद जो है वो ये और बेहतर तैयारी के साथ अब 10 साल बाद जो है ये कोरोना का इन्होंने षड्यंत्र लेकर आए हैं। आप देखेंगे कि हर वर्ष जैसे इन्होंने जो गलतियां, जो कमियां इनके स्वाइन फ्लू के समय इन्होंने की, वो गलतियों को अब ये दोबारा नहीं दोहरा रहे, उनको सुधार कर ये आगे आए हैं, इस बार आए हैं तैयारी के साथ। जैसे
उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि जैसे स्वाइन फ्लू के समय पे आप देखेंगे कि जो मृत्यु का आंकड़ा था, वो आंकड़ा अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि भाई ये जो इस तरह से आंकड़ा दिखाया जाएगा ये ठीक नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच होता है, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो वो दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति उस क्रिकेट मैच का स्कोर उस दिन क्या चल रहा है देखेगा तो एक जैसा ही दिखाई देगा। तो इन्होंने उसकी व्यवस्था की कि अब जो कोरोना का जो पूरे पेशेंट्स का डेटा है पूरा का पूरा, उस डेटा को ठीक से सही से प्रेजेंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक स्कोर कार्ड बकायदा जो एक ही जैसा शो करे हर जगह, जिससे कि भय का वातावरण और खतरनाक तरीके से फैले और बढ़िया से फैले। तो ये उन्होंने व्यवस्था कर दी। अब इससे क्या हुआ, दूसरी बात, इससे हुआ क्या कि लोगों के बीच में डर हुआ कि नहीं भाई कुछ तो है। अब कई कंट्रीज जो हैं जिनकी लगभग 15-16 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जिनकी कंबाइंड पॉपुलेशन 28 करोड़ के आसपास है, उसमें लगभग 3000-4000 डेथ हुई है बिना लॉकडाउन के। तो मतलब ये हुआ कि चीन के जो है, जिस देश से ये निकला, उस देश के जो वुहान वायरोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट था, उसको अमेरिका से फंडिंग मिली और उन्होंने क्या किया, इसको वो कर दिया, यहाँ से वायरस रिलीज हो गया। तो उन्होंने केवल वुहान को बंद करके दिखा दिया पूरी दुनिया को, लेकिन अपने बाकी कोई भी देश का कोई भी शहर नहीं बंद किया, ना बीजिंग बंद किया इन्होंने, ना शंघाई बंद किया, कोई बंद नहीं किया इन्होंने। लेकिन वहां पे सारा काम चलता रहा। हमारा देश पूरा का पूरा भारत जो है वो लॉकडाउन हो गया। दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन को लॉकडाउन करने का श्रेय मोदी जी को मिलना था। और ये ध्यान रखिए, यहाँ मोदी जी की जगह मैं कहता हूँ कोई भी सरकार होती वो यही करती। बदकिस्मती से मोदी जी हैं, तो ये हम उनके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन उनको भी जैसे गोर्बाचोव को शांति पुरस्कार और विश्व नेता बनाने के नाम पर पूरे यूएसएसआर को तोड़ा गया, अब जो है बड़ी एक हास्यास्पद, क्या कहूँ, एक शर्मनाक सी बात है कि तंजानिया में का जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड का है। तंजानिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपने लैब में झूठे वो भेजे, एक सैंपल भेजे, झूठे क्या, ऐसे सैंपल भेजे लैब में बिना बताए कि ये सैंपल किस चीज़ के हैं। तो सैंपल उन्होंने जो भेजे वो था एक पपीता का सैंपल भेजा कोरोना टेस्टिंग के लिए, और एक बकरी का सैंपल भेजा। तो लैब वालों ने उसको भी पॉजिटिव करके भेज दिया और ये उनको रियलाइज हो गया कि ये तो बहुत बड़ा कुछ फ्रॉड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये टेस्टिंग किट की वजह से आपने एक हथियार बना दिया, टेस्टिंग किट। ये टेस्टिंग किट की वजह से आप जिस मर्जी को कोरोना पॉजिटिव दिखा सकते हैं, जिस मर्जी को नेगेटिव दिखा सकते हैं। अभी एक बच्चा था, 10 साल का छोटा ही बच्चा था, उसको 10 बार कोरोना टेस्ट हुआ, 10 बार वो पॉजिटिव निकला, लेकिन वो हंस खेल रहा है, उसको कोई सांस की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। तो ये जो एक दिशा में, जो ये हर 10 साल बाद एक ऐसा इवेंट आता है कि एक दिशा में ले जाने का जो प्रयास रहता है, ये उस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो हो क्या, जैसे कि अब अब ये डिजिटल करेंसी वगैरह की तरफ ले गए, तो आप भले कुछ कर लीजिए, कोई भी सरकार आ जाए, पूरा विश्व उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में ये ताकतें जो परमानेंट गवर्नमेंट से ले जाना चाहती हैं। तो हम ये कहते हैं कि टेस्टिंग किट की वजह से अब जो है लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो इसके पीछे एक बात और याद आती है मुझे कि जब लॉकडाउन होने से पहले 24 लगभग 15-16-20 मार्च के आसपास हमें याद आता है कि एक ऑडियो वायरल हुई थी। राजस्थान के कोई व्यक्ति थे, जयपुर के 2 लोग, वो आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति ये कह रहा था कि मेरे किसी मित्र की बहन जो है WHO में कुछ डायरेक्टर वगैरह है, और उसने ये कहा है कि ये 3 महीने तक लॉकडाउन चलेगा, 15 जून तक चलेगा, और कुछ सब सामान नहीं मिला करेगा, ये हो जाए। तो वो चलिए नहीं हुआ, सामान वगैरह नहीं मिल पाएगा या दुकानें नहीं खुलेंगी, स्टॉक कर लो पहले से, वो सब नहीं सही साबित हुआ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर साबित हुई कि उसने 15 जून के लगभग का बोला था कि लॉकडाउन रहेगा। वो 15 जून के लॉकडाउन होने की पूरी भूमिका अभी तक बन चुकी है। 15-15 दिन खिसका कर हमको 15 जून 24 मार्च से लेके 15 जून तक तो लेकर आ गए। पूरा अप्रैल चला गया, पूरा मई चला गया। तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो WHO की जो बात लेकर 15 जून की बात उसने कही, वो सही, कहीं ना कहीं तो सही साबित होती है कि WHO ने पहले ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया था भारत सरकार को कि आपने लॉकडाउन 15 जून तक करना ही है। तो मतलब ये है कि ये किसी टेस्टिंग की वजह से या उसकी वजह से आप लॉकडाउन नहीं बढ़ा रहे हो,
आपने उस लॉकडाउन को 15 जून तक करना ही है, उसके हिसाब से पूरा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है जो पूरी दुनिया में अब एक जो पोल खुल चुकी है कि बहुत सारे डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पे ले जाके लोगों को बकायदा ये मर्डर किया जा रहा है। अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर्स हिम्मत करके बाहर आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमसे अब ये नहीं देखा जाता कि जिस तरह का ये धोखाधड़ी हो रही है। तो बड़ी बात है, जिस बिल गेट्स को लेके, जिस एंथनी फाउची को लेके पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो बिल गेट्स के ऊपर भारत में पोलियो के पैरालिसिस का जो साबित हो गया है कि इनकी संस्था ने, बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। भारत में कई प्रकार के वैक्सीनेशन के जो है एक्सपेरिमेंट्स को किया है, भारत के बच्चों को नुकसान पहुंचाया, भारत के कई लोगों की मृत्यु हुई है। उस बिल गेट्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ओपनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके क्या दिखाना चाहते हैं कि उनको भारत के लोगों की या दुनिया में जो लोग बिल गेट्स के ऊपर आरोप लगाए, जब तक वो सही साबित ना हो जाए, कम से कम आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो कम से कम उसको इतना प्रचारित तो मत करिए जैसे आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। तो ये जिस दिन साबित हो गया कि ये बिल गेट्स और इन एंथनी फाउची जैसे लोगों ने, इन लोगों ने पूरा का पूरा जो ये षड्यंत्र था वो रचा था, साबित हो गया, तो मैं कहता हूं कि जो विश्व नायक बनने का एक मोदी जी का सपना है, मुझे लगता है जिस कारण से वो पूरी दुनिया में ये श्रेय उनको मिल रहा है कि उनको है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या को उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ये मैं बात कहना चाहूंगा, ये जिसको भी बुरी लगती है लगती रहे, लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि मोदी जी महत्वाकांक्षा के कारण जो है भारत को, लोगों को वो कहीं ना कहीं भ्रमित कर या किस प्रेशर में मुझे नहीं पता, वो इस भारत को एक ऐसी दिशा में लेकर चले गए हैं जिससे वापस लौटना मुमकिन नहीं। क्योंकि लक्ष्य क्या था ये मोदी जी का नहीं, जिन लोगों के इंस्ट्रक्शन में सरकारें काम कर रही हैं उनका मोटिव क्या था कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे ले जाना है आपको। अब पॉइंट बी क्या है जिसमें हम अब जी रहे हैं, लॉकडाउन खुला है तो मुंह पर मास्क लगाइए, कहीं जा रहे हैं बॉर्डर पे तो दिखाइए क्या क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ज्यादा आप यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते, मतलब थोड़ा सा और दासत्व में, थोड़ी सी और गुलामी के अंदर, थोड़ी सी और गुलामी के अंदर आपको लाने के लिए पॉइंट ए से बी पे लाना था। तो आप सीधे सीधे तो कह नहीं सकते थे कि भाई पॉइंट ए से बी पे आना है। तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट ए को से बी पे लाने के बजाय पॉइंट ए से सी पर लेकर गए आपको। एक ऐसी स्थिति जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, जैसे लॉकडाउन पूरा हुआ तो पॉइंट ए से बी को अगर बी की जगह सी पे लेकर गए। अब जब सी पे आप तंग हो गए, लॉकडाउन है जी, बहुत भयंकर बुरा हाल है जी, हमको तो सामान्य स्थिति लेकर आओ, तो इन्होंने ए पोजीशन थी लॉकडाउन से पहले, वो थी सामान्य स्थिति, बी थी जो है वो न्यू नॉर्मल, कैसे जैसे नई सामान्य स्थिति थी, और सी जो है लॉकडाउन। तो दोनों ने जब आपका लॉकडाउन खोला तो आप वापस जब आए सामान्य परिस्थिति में तो वो ए पर नहीं आए, आप बी पर आए। वो बी पॉइंट जो है वो न्यू नॉर्मल है। अब आपको न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि आपको नई परिस्थिति में अब जीना पड़ेगा जो शायद पहले संभव नहीं था, लेकिन अब आपको सी पोजीशन जो थी उससे बेहतर जीवन जी रहे हैं। मतलब लॉकडाउन की जगह अब आपको थोड़ा निकलने की आजादी है तो आप खुश हैं, अब आपको थोड़ा शॉपिंग करने की आजादी है तो आप खुश हैं, आप थोड़ी देर दुकान खोल पा रहे हैं तो आप खुश हैं, आप मुंह पे मास्क लगा के बाहर निकल पा रहे हैं तो खुश है, जो अदरवाइज संभव नहीं होता। तो ये मुंह पे मास्क लगाना एक तरह से सूचक मानता हूं मैं कि अब आपकी आवाज जो है वो दबा दी गई है, अब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। जैसे पहले अफ्रीका के जो ये थे गुलाम होते थे, उनके मुंह पे मास्क लगाया जाता कि आपके पास कोई भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो एक तरह से एक और दासत्व में हम आ गए हैं, एक थोड़ी और गुलामी में हम आ गए हैं, जो शायद अदरवाइज कोरोना के बिना संभव नहीं होता। और इस गुलामी के कारण सरकारों को ही फायदा होता है, भले आर्थिक रूप से नुकसान हो गया हो, लेकिन एक श्रेय, कल ही एक आर्टिकल मैं यहाँ के ग्वालियर के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 90% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना वायरस से जूझने में सबसे ज्यादा कामयाब हुई। और ये मैंने कई दिन पहले जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, लगभग 1 अप्रैल के आसपास, मैंने एक वीडियो में ये कहा भी था कि भारत के में बहुत ज्यादा लोग की डेथ नहीं होने वाली है, लेकिन इसका श्रेय बिना लॉकडाउन किए मोदी जी लेना चाहते हैं या लॉकडाउन करके लेना चाहते हैं वो, क्योंकि अगर बिना लॉकडाउन किए इतने लोग मरे तो मोदी जी पे आरोप लगेगा कि आपके कारण मर गए, आपने ढंग से लॉकडाउन का पालन नहीं किया, और लॉकडाउन करके भी उतने ही लोग मरे तो भी जो है वो उनको श्रेय मिलेगा। तो ये श्रेय लेने की जो भूख है, इसमें मोदी जी कहीं ना कहीं भयंकर रूप से फंस गए हैं, और मैं कहता हूं कि इससे उनको बचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं
क्योंकि अभी आप देखिए आने वाली पीढ़ी उनको माफ नहीं करेंगी। अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन उनको खोलते जा रहे हैं लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि केसेस बढ़ाना, जिस तरह तंजानिया का मैंने उदाहरण दिया कि केसेस बढ़ाना तो इनके हाथ में ही है। ये जो किट है इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये कोरोना पॉजिटिव किसी मर्जी को भी दिखा दे। तो ये जो केस बढ़ रहे हैं ये इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि जिससे वैक्सीनेशन के लिए माइंडसेट आपके दिमाग से उतर ना जाए कि अब, क्योंकि अगर मान लीजिए अब लॉकडाउन भी खुल रहा है और कोरोना केस भी कम आते जा रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आपके मन में डर चला जा रहा है अब तो हो गया ठीक। नहीं, वो डर बनाए रखना है, भले इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको कोरोना जो है वो डर बनाए रखना है कि इतने केसेस आ रहे हैं, डेली 1000 केस आ रहे हैं, 2000 केस आ रहे हैं, तो केसेस बढ़ते जाएंगे। केसेस बढ़ने का मतलब ये नहीं बीमारी बढ़ रही है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है पूरी दुनिया में, इसके बहाने जो है आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री पे कब्जा किया जा रहा है। अभी रक्षा एफडीआई में जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एफडीआई के लिए इन्होंने कर दिया है। अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एफडीआई को किया जा रहा है। तो ये जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को, दुनिया को, ये उस दिशा में लेकर जाएंगे, लेकिन उसका बहाना बनाएंगे कि ये सब आपके लिए हो रहा है, ये सब आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है, ये सब आपके देश के लिए हो रहा है, ये वो बताए बिना नहीं रहेंगे। और मैं कहता हूं कि जो लोग हमारा राष्ट्र जो हमारा जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे लोगों से खुलेआम बातचीत कर रहे हैं जो एक तरह से मानवता के दुश्मन साबित हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे पास पता नहीं ये इतने बड़े वोट बैंक को मोदी जी ने वो तो कर दिया है, दांव पे लगा दिया है कि भाई जो हम जैसे युवा हैं वो तो कहीं ना कहीं मोदी से बिल्कुल खुश नहीं है। अब इसके बाद 4 साल और है मोदी जी के पास, उसमें वो कोई ऐसा इकोनॉमिक बूस्ट करके या कुछ पता नहीं क्या लालच करके शायद लोग भूल जाएं इस घटना को। लेकिन एक बात तो सच है कि इसके खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतने वाली है। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस दिशा में दुनिया को लेकर जाया जा रहा है, मैं अभी एक घटना बताता हूँ। ये एक दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल था, अमित राणा, वो उसकी डेथ हुई। तो जब आपने सारी की सारी इमरजेंसी सुविधाएं बंद कर दी, वो अमित राणा पुलिस में करते, पुलिस वालों का खान पान थोड़ा वैसे ही गड़बड़ रहता है बेचारे हमारे लिए, जो है दिन रात, चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, वो लगे रहते हैं ड्यूटी में और खाना पीना उनका कोई शेड्यूल नहीं होता। हम बहुत लोगों को कहते हैं जंजीरिया सुधारो, लेकिन पुलिस वाले होते हैं तो वो नहीं सुधार पाते। अब वो अमित राणा को जो भी उसको दिक्कत हुई भाई को, मैंने वीडियो को वो एक फोन कॉल सुनी थी उसके मित्र की, जो उसको गोदी में लिए फिरा था इधर घूम, उसको कुछ सांस की दिक्कत होनी शुरू हुई। तो सामान्य तौर पर अगर यदि हृदय का या कोई भी दिक्कत होती है तो हो जाती है। अब वो 6-7 घंटे के अंदर अंदर वो उसको एम्स लेकर गया, उसको कोई और दूसरे हॉस्पिटल लेकर गया, कोई भी हॉस्पिटल एडमिट करने को तैयार नहीं है जब तक कि कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव ना हो जाए। ठीक है, कोरोना का टेस्ट ना हो जाए, पॉजिटिव नहीं, कोरोना का टेस्ट हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो एडमिट करेंगे। नहीं एडमिट नहीं किया तो वो व्यक्ति उसको लिए घूमता रहा, कहीं जाके फिर किसी ऑफिसर की अप्रोच लगाकर आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उसकी 6-7 घंटे, जब उसको सिम्टम दिखने शुरू हुए, सांस की दिक्कत वगैरह, उसके 6-7 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई कार के अंदर। अब उसके बाद उसका जो कोरोना जो टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव निकल के आया, और वो व्यक्ति अपने परिवार, उसके परिवार जो है उसको क्वारंटीन कर दिया गया। हालांकि वो अपने परिवार के साथ रह नहीं रहा था क्योंकि वो सोनीपत में थे, वो दिल्ली पुलिस में था, तो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा पा रहा था, तो वो अपने मित्र के साथ था, जो उसका जो पुलिस में मित्र है उसके साथ रह रहा था। वो मित्र उसको गोदी में उठाए घूमा हर जगह। उस मित्र का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया कोरोना, तो वो नेगेटिव निकला। मतलब जो व्यक्ति उसको लिए घूमा उसको संक्रमण हो जाना चाहिए था ना अगर कोरोना था तो, लेकिन नहीं। ऐसे ही हैदराबाद में भी एक केस आया जिसमें एक मेरे मित्र ने बोला कि देखो 1 मई को उस व्यक्ति को डायबिटीज बढ़ने के कारण उसको एडमिट किया गया था, और 3 मई को उसकी डेथ हो गई, और उस व्यक्ति की डेथ का जो है वो कोरोना पॉजिटिव करके और आपका उस तेलंगाना के कोरोना डेथ में इंक्लूड कर दिया गया। वो लिस्ट वो मेरे पास है, मैं कुछ दिनों में वो वीडियो वो जारी करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोरोना का जो डर है ये दुनिया को उस दिशा में ले जाने का एक प्रयास है जिस तरफ ये ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी क्या करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करने के बजाय ये देखिए कि आप लोगों को आपके देश के लिए जो ये डर है, इस डर को अपने काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि ये डर की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा सामाजिक व्यवस्था आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था अपनी आने वाली पीढ़ी में आप देखिएगा
कि अमेरिका में जो इन्होंने अमेरिका के लोगों के बीच में जो वहाँ की ज्योग्राफी है जिसमें इन्फेक्शन फैलने का डर ज़्यादा रहता है, भारत में उस तरह की ज्योग्राफी नहीं है, भूगोल वैसा नहीं है, यहाँ गर्म गर्म प्रदेश ज़्यादा है। तो यहाँ के लोगों में भी ठीक वैसे ही डर बैठाने के लिए, जैसा अमेरिका में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अमेरिका में क्या होता है कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है, थोड़ा बहुत भी जुकाम भी लगा होगा तो दूसरा व्यक्ति उसके नज़दीक नहीं जाता क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। अब वही मानस धीरे धीरे मार्केट को बढ़ाने के लिए जो एक मानस में घुसा दिया गया है कि अब एक दूसरे से दूर रहना, तो अभी हमने 3 महीने 2 महीने के 3 महीने के लगभग जो हमने ये झेल लिया है, ये इसकी वजह से अब हमारे मन में आपस में एक दूसरे की दूरी हो गई है। और ये जो है आने वाली पीढ़ी में पास होना होगा, तो देखिएगा दूसरी तीसरी पीढ़ी आते आते ये परमानेंट हो जाएगा बिल्कुल, जिसमें लोग एक दूसरे के बहुत निकट नहीं आना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत जैसे सहकार करते थे पहले। लेकिन मैं कहता हूँ भारत की ये ताकत है, ये मैं मानना पड़ेगा मुझे, भारत की ताकत है कि अगर अमेरिका में लोग भूखे मर रहे हैं तो वो सरकार पे निर्भर है कि सरकार हमको खिलाएगी, नहीं तो वो भूखे मरेंगे। लेकिन भारत में जिस तरह से अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, जिस तरह से भोजन लोगों को करवाया जा रहा है, सरकार की वजह से नहीं करवाया जा रहा, ये लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकार ने रोजी रोटी बंद कर दी, जिनके धंधे बंद कर दिए, लेकिन वो लगे हुए हैं। गाय भूखी नहीं मर रही है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वो सरकार के कारण मर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में जिनके पास क्षमता है तो वो उनको खिला रहा है। तो मोदी जी आपके कहने से नहीं खिला रहे, हमारे भारत में करोड़ हजारों लाखों सालों से कुंभ मेले होते आए हैं। कुंभ मेला सरकार आयोजित नहीं करती थी, सरकारें तो अब बनी है, कुंभ मेले हजारों सालों से आयोजित होते आए हैं। तो ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने की बात है कि ये सब सरकार के कारण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो आपने भले लॉकडाउन कर दिया हो, लेकिन उनके जो डीएनए में है वो एक ऐसी सेवा है कि वो कभी अन्न क्षेत्र और ये सब में इतने सम्मिलित रहते हैं वो, कि चाहे कावड़ हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे माघ मेला हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, ये किसी को भूखा नहीं मरने देंगे जब तक इनकी क्षमता है, जब तक कि आप इनकी कमर ना तोड़ दें। सरकार, ये सरकार है जो कमर तोड़ती है। सरकार को ये हमारे भरोसे क्यों नहीं हो रहा, सरकार चाहती कि हर चीज उनके भरोसे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मोर्चा संभाला हुआ है लोगों को खाना खिलाने का, पूरा मोर्चा आप संभाले रखिए। ये देश जो है वो सरकारों के कारण नहीं बना है, ये देश हमारे संस्कारों के कारण बना है। इस देश को उन संस्कारों के साथ जीवित रखने का ये जो मानस पूरी दुनिया में बदलने का प्रयास हो रहा है, उस मानस को बदलने नहीं देना है। ये सरकारें कितना ही कोशिश कर ले हमें गुलामी में और ले जाने की, लेकिन हम लोग गुलामी में नहीं जाएंगे। हम लोग डेवलप करेंगे, ऐसे विषय डेवलप करेंगे, ऐसे रोजगार के अवसर डेवलप करेंगे कि सरकारों की सहायता के बिना पूरे देश में जो है, जो लोग गांव में पलायन करके गए हैं वो गांव में पलायन, उनको रोजगार मिल सके, वो किसी प्रकार से भी किसी के आश्रित ना रहे। लेकिन वो आश्रित करने की जो सरकार की नीतियां हैं कि उनके ही आश्रित हो, मनरेगा हो, ये हो वो हो, नहीं। ये गोमाता और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जल्द ही एक ऐसा प्रकल्प लेकर आएंगे जो यदि आप लोगों ने सहयोग दिया, अच्छे से उसके साथ काम किया, तो मैं कहता हूं कि गोमाता और पर्यावरण दोनों की रक्षा एक साथ हो पाएगी। तो हम लोग रोजगार के अवसर जरूर ढूंढें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा रखें, अपने परिवार को इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, अपने परिवार को हम इम्यून रखें, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ा के रखें, जिससे कि ये देश कोई भी कमजोर करना चाहे तो कमजोर ना हो पाए। क्योंकि मैं आखिरी बात एक ही कहना चाहता हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र भाई टीकाकरण जब नहीं था तब जो है देश में महामारियां फैलती थी, वो फैलती थी। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, सभी साथियों को, ये बताइए कि महामारी जो है कि पहले फैलती थी, 1918 में भी फैली, लोग मरे, ठीक है, लेकिन इस देश में अब जिस तरह से लोग मर रहे हैं, यदि आप डेटा निकाल के रखोगे तो हृदय रोग से डेली जो मरते हैं लोग, कैंसर से डेली जो मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से 5 लाख जो लोग मरते हैं, मैं कहता हूँ यदि उसकी संख्या देखी जाए तो वो क्या महामारी से कम है? जिस तरह से रोड एक्सीडेंट में मैं कहता हूँ, बाकी महामारी, तो रोड एक्सीडेंट में जितने लोग डेली मरते हैं क्या वो महामारी से कम है? नहीं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि ये सब दुहाइयां देना बंद कीजिए कि टीकाकरण हमारे भले के लिए है। जब टीकाकरण नहीं था तो ये देश लाखों सालों जिया है, जब टीकाकरण आ गया है आपको लगा है तो क्यों इतने बीमार पड़ते हो, क्यों हॉस्पिटल इतने खुल रहे हैं? हॉस्पिटल खुलना कोई
उसका सूचक नहीं है। जब आप घर खरीदते हो, कई कई कंपनियां ऐड देती हैं कि हॉस्पिटल से दूरी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो हॉस्पिटल से दूरी बताकर आपको घर बेचा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। आप लोगों को हॉस्पिटल से नजदीकी अगर घर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देश बीमार बनता जा रहा है, जो हजारों लाखों सालों से नहीं बना, अब बन रहा है। जब ज्यादा आपके हॉस्पिटल खुल गए हैं, ज्यादा चिकित्सा सुविधा होगी, ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहे हैं, तो मैं कहता हूं ये वीडियो जो है ये भले ही यूट्यूब डिलीट कर दे, आप सब लोग इसको अगर हो सके तो डाउनलोड करके रखिए। लेकिन मेरे जो मन की बात है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, एक बहुत डॉक्यूमेंटेड एक वीडियो बना के मैं जल्दी ही एडिट करके डालूंगा, जिस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें उजागर की जाएंगी जो थोड़ी विस्फोटक भी होंगी, जो थोड़ी। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग भारत के इस मानस को, भारत के इस डीएनए को जीवित रखिए। निश्चिंत रहिए कि सरकार के भरोसे कुछ हो पाएगा। जो करना है हम भारत के लोगों ने करना है, लेकिन हमें अपने अंदर विवेक उत्पन्न करना होगा। केवल लोगों के विवेक के भरोसे भी ये काम नहीं, क्योंकि विवेक होता तो भारत इस स्थिति में नहीं होता। तो मैं आज आपको चाहता हूं कि ये भारत, ये होना चाहिए, रहना चाहिए, तो जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को अपने आने का शौक ना हो, अपने होने का शौक ना हो। ये बहुत एक सुंदर एक डायलॉग था एक फिल्म का, लेकिन मुझे इतना पसंद आया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे अपने अस्तित्व का शौक ना हो, तो उसके लिए हमें काम करना है। मैं ग्वालियर जिस जगह पे बैठा हूँ, उसके पास में झांसी है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने अपना जीवन दिया। ऐसे कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दिया। नाना साहब पेशवा ने 1857 में जो क्रांति की, उसकी नींव जो डाली 1850 में, किसी ने सोचा नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ हो सकता है, लेकिन उस क्रांति की नींव डाली। तो 1857 में इतनी बड़ी क्रांति की नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में। तो वैसा ही एक मानसिक क्रांति हमको करनी है, जिसमें हमें अब यह है कि हम किसी गुलाम मानसिक रूप से नहीं बनेंगे, अपनी सोच को हम दबने नहीं देंगे, कम से कम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस प्रण के साथ हम चाहेंगे कि ये पूरी जो परिस्थिति, इसका हम सामना करें, डरे नहीं, अपने परिवार को डराए नहीं, अपने बच्चों को सुदृढ़ बनाने की आज से ही प्रयास शुरू कर दे, प्रण लीजिए। और रोजगार के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, उस व्यवस्था में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।